Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir and I am teaching you guys physics. So my dear children, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज नथिंग बट इलास्टिसिटी. ओके, सो कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर उसको इलास्टिसिटी के नाम से बुलाया जाता है, तो कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके बुलाया जाता है. दैट मीन्स सॉलिड के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना, कॉलिजन होना या स्ट्रेच होना या वट एवर इट इज. ओके, एनर्जी डेवलप होना, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ें डेवलप होना. ये सारे कॉन्सेप्ट जब एक साथ काम करते हैं, इन चीज़ों को, ये चीज़ें जब सॉलिड के अंदर होती है तो इससे रिलेटेड जो स्टडी होती है सॉलिड की स्टडी, उस स्टडी को हम बुलाते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन व्हाट इज इलास्टिसिटी और हाउ इज दिस इलास्टिसिटी ऑकर्ड. ओके, नाउ नाम से ही पता चलता है कि भाई इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा उस बॉडी के अंदर. सो इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है, हम उसको अगर खींचेंगे तो लंबा हो जाता है, देन उसको अगर रिलीज करेंगे तो वापस अपने पुराने शेप में आ जाती है. इस प्रॉपर्टी को हम लोग बुलाते हैं इलास्टिसिटी. ओके, सो ये इलास्टिसिटी कौन सी चीजों पर होती है? अब इन जनरल अगर मैं बोलूं ओवरऑल, लाइक हमारे नेचर में जो भी मटेरियल्स होते हैं, ये मटेरियल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. इन जनरल मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो सेक्शंस में. एक होगा रिजिड मटेरियल एंड दूसरा होगा, ऑब्वियसली रिजिड का उल्टा होता है नॉन रिजिड मटेरियल्स. ओके, सो रिजिड मटेरियल्स और रिजिड सब्सटेंसेस एंड द अदर वन इज नॉन रिजिड सब्सटेंसेस. अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिजिड में नाम से ही पता चलता है कि भाई वो ऐसा मटेरियल है कि आप उसके ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई करो, वो मटेरियल्स जो है ना, वो मटेरियल ना ही स्ट्रेच होगी ना ही कंप्रेस होगी, उसका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा. मतलब कितना भी फोर्स अप्लाई करो उसका शेप तो चेंज ही नहीं होगा. आपने अगर एक हद के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई किया तो वो बल्कि चेंज होने की जगह पे वो तो टूट ही जाएगा सीधा, बट चेंज नहीं होगा. ऐसे मटेरियल को हम लोग बुलाते हैं रिजिड मटेरियल. ओके, द मटेरियल्स और दे डू नॉट डिफॉर्म. डिफॉर्म का मतलब अपना शेप या साइज चेंज करना. इस एक्टिविटी को हम बुलाते हैं डिफॉर्मेशन. सो डिफॉर्म, दे डू नॉट डिफॉर्म इफ a force beyond a certain limit is applied, it breaks but won't deform. So what are they trying to say? कि भाई रिजिड मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो डिफॉर्म नहीं होते मतलब चेंज नहीं होते हैं. ओके, एंड अगर आपने फोर्स और ज्यादा अप्लाई किया फिर भी चेंज नहीं होगा, और ज्यादा अप्लाई किया फिर भी चेंज नहीं होगा. एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर अप्लाई किया तो टूट जाएगा बट चेंज नहीं होगा, स्ट्रेच नहीं होगा, अपना शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, एकदम रिजिड. ओके, एकदम क्या बोलते हैं उसको, जो बोला वहीं पर अड़ा रहेगा. ओके, एकदम अड़ा ही रहेगा उसी पॉइंट पर. सो वो काइंड ऑफ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, अगर मटेरियल अगर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा तो डेफिनेटली एक पॉइंट के बाद टूट जाएगा. तो इनफैक्ट वो कंपैरेटिवली जल्दी टूटेगा. ओके, नॉन रिजिड मटेरियल्स मतलब क्या होता है? आप फोर्स अप्लाई करो तो वो टूटने के पहले, सो ऑब्वियसली कोई भी मटेरियल टूटेगा एक पॉइंट पर आगे. रिजिड मटेरियल क्या होता है? डायरेक्टली टूट जाएगा, एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा. नॉन रिजिड मटेरियल क्या होता है? टूटने के पहले एडजस्ट करेगा खुद को. मतलब हमने अगर फोर्स अप्लाई किया तो थोड़ा सा स्ट्रेच होएगा. स्ट्रेच होता है क्या हो रहा है? बेसिकली हमारे फोर्स को वो थोड़ा सा ढील छोड़ रहा अपने आप को ताकि वो ना टूटे. ये ढील नहीं छोड़ रहा, ये पकड़ के रखना अपने. इसी वजह से ये जल्दी से टूट जाता है एक सर्टेन लिमिट के बाद. लेकिन ये जो है सर्टेन लिमिट के बाद लंबा होगा. फोर्स जितना अप्लाई करेंगे उतना लंबा होगा. अब कब तक लंबा होगा? एक सर्टेन लिमिट तक ही लंबा होगा, उसके आगे क्या हो जाएगा? वो भी टूट जाएगा. ओके, सो रिजिड मटेरियल मतलब क्या होता है? नॉन रिजिड मटेरियल मतलब दे डिफॉर्म to its extent मतलब to its upper limit,
बिफोर ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक होने के पहले वो खुद को जितना हो सके, जितना उसे जमेगा ना उतना स्ट्रेच करेगा, फोर्स के हिसाब से थोड़ा सा ढील छोड़ेगा। कब तक ढील छोड़ेगा? जब तक एक अपर लिमिट नहीं पहुंच जाती। एक बार अपर लिमिट पहुंच गया फिर तो वो टूट ही जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ये है नॉन रिजिड मटेरियल। अब ये नॉन रिजिड मटेरियल के अंदर भी ठीक है, ढील छोड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो स्ट्रेच होगा ऐसा। ओके, अब स्ट्रेच होगा, स्ट्रेचिंग बोलते हैं मुझे याद आता है स्ट्रेचिंग। अभी मान लीजिए थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच किया, अभी ये जो इतना सा मटेरियल था इसको मैं इतना सा जो मटेरियल था इसको मैंने खींचा, स्ट्रेच किया, इतना स्ट्रेच करके अगर मैंने रिलीज किया तो आइडियली स्पीकिंग क्या होगा? सोचने वाली बात है। दो पॉसिबिलिटीज है वहां पर भी। स्ट्रेच करके अगर मैंने छोड़ दिया तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि या तो वो वापस अपने पुराने शेप में चले जाएगा, नहीं तो स्ट्रेच करके जहां पर मैंने छोड़ दिया वहीं के वहीं वो रहेगा। सो आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो मटेरियल वापस अपने पुराने शेप में जा सकती है, नहीं तो जहां तक मैंने उसको स्ट्रेच किया वहीं पर वो रुक सकती है। उस बेसिस पे नॉन रिजिड मटेरियल को भी मैं दो अलग अलग टाइप में और क्लासिफाई कर सकता हूं। पहला वाला टाइप होगा इलास्टिक एंड दूसरा वाला टाइप होगा प्लास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब अभी आपने स्ट्रेच किया एक सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेच किया, वो डिफॉर्म हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने जैसे ही फोर्स रिलीज किया वैसे वो अपने पुराने शेप में वापस आ जाएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक। ओके, इट विल regain its original shape and size after releasing the external force अप्लाइड। मतलब वो खुद होके डिफॉर्म होगा, अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, पुराने पोजीशन पे, मतलब हमने उसको स्ट्रेच करके लंबा कर दिया तो थोड़ी देर के बाद वो खुद होके पीछे की तरफ आ जाएगा आफ्टर वी रिलीज द डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स रिलीज करने का वापस अपने पुराने शेप में आ सकता है। इसको बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। सेकेंड टाइप मतलब क्या होगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब क्या होता है? वहां पर इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। दैट मीन्स जहां तक मैंने उसको खींचा है, जितना डिफॉर्मेशन दिया है, वो डिफॉर्मेशन उसके अंदर परमानेंट रहेगा। ओके, इन सच मटीरियल्स द डिफॉर्मेशन स्टेज द डिफॉर्मेशन स्टेज परमानेंट। जो भी डिफॉर्मेशन आपने उसके ऊपर दिया वो परमानेंट रहेगा उसके अंदर। दैट मीन्स वो वापस पुरानी शेप में नहीं आएगा। अब चलो एनालाइज करते हैं कि कंपैरेटिवली इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा और सबसे वीक कौन रहेगा कंपैरेटिवली। सी, स्ट्रॉन्ग वीक का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऐसा मत सोचना कि हमने फोर्स अप्लाई करते वो स्ट्रेच हो गया मतलब वो वीक रहेगा। ना ना ना। सी, स्ट्रॉन्ग वीक का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? जो मटीरियल बिना टूटे कब तक टिक सकता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। जो मटीरियल सबसे पहले टूटेगा वो होगा वीक। रिजिड मटीरियल ऐसा मटीरियल है जो खुद को एडजस्ट नहीं करता है, कुछ ज़्यादा ही पकड़ के रखने की कोशिश करता है ना। आप तो जानते ही हो, खुद को अगर एडजस्ट नहीं करेगा, ज़्यादा ही पकड़ के रखने की कोशिश करे तो क्या हो जाएगा? इवेंचुअली टूट ही जाएगा। तो कंपैरेटिवली सबसे पहले कौन टूटता है? रिजिड मटेरियल टूटता है। उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा टिकता है नॉन रिजिड मटेरियल। अब ये नॉन रिजिड मटेरियल में भी दो ऑप्शन है, एक प्लास्टिक और एक इलास्टिक होता है। प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होता है? मान लीजिए आपने थोड़ा खींचा, वो थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा, रिलीज करोगे तो वापस अपने पुराने शेप पे नहीं जाएगा। दैट मीन्स आप वापस आने का थोड़ा और खींचोगे तो वापस थोड़ा और एलोंगेट हो जाएगा। वापस आके थोड़ा और खींचोगे तो तीसरी बार खींचते हो तो टूट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा एलोंगेट करके रखा उसको। ये होगा प्लास्टिक मटेरियल में। तो प्लास्टिक मटेरियल कंपैरेटिवली जल्दी टूटता है। रिजिड मटेरियल सबसे जल्दी टूटता है, मतलब सबसे वीक है रिजिड मटेरियल। उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा प्लास्टिक मटेरियल, क्योंकि उतना जल्दी टूटता नहीं। जितना जल्दी रिजिड टूटता है उतना जल्दी प्लास्टिक टूटता नहीं, क्योंकि इनिशियली वो थोड़ा स्ट्रेच होने का ऑप्शन देता है टूटने के पहले। तो प्लास्टिक उसके बाद टूटेगा, मतलब रिजिड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक थोड़ा कंपैरेटिवली लेट टूटता है। नाउ कमिंग बैक टू इलास्टिक। इलास्टिक मटेरियल्स में क्या होता है? आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो, छोड़ दो, वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है। ऐसा बिहेव करता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं अब तक।
वापस आप स्ट्रेच करो, वापस रिलीज करो, वापस अपने पुराने शेप में आ जाएगा, ऐसा बिहेव करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब 2 बार आपने स्ट्रेच जरूर किया, लेकिन छोड़ने के बाद ऐसा सिचुएशन पे आ जाता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, दैट मीन्स इट इज स्टिल ब्रांड न्यू। तीसरी बार स्ट्रेच करो, वापस स्ट्रेच हो जाएगा, वापस अपने पुराने शेप में आ जाएगा, टूटेगा ही नहीं वो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दैट मीन्स आप 1000 टाइम स्ट्रेच करो, छोड़ो, स्ट्रेच करो, छोड़ दो, ये चीज नहीं टूटेगा, वापस अपने पुराने शेप में आ जाएगा। आइडियल केस में वापस अपने पुराने शेप में आ जाएगा। प्रैक्टिकल केस में छोटे मोटे लॉसेस होते हैं, बट स्टिल इट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द प्लास्टिक। इसका मतलब इलास्टिक मटेरियल को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगता है, बहुत बार उसको आगे पीछे करने के बाद जाके फिर जाके वो टूटेगा। सो कंपैरेटिवली मैं क्या बोल रहा हूँ, इलास्टिक मटेरियल ज्यादा टाइम तक टिकता है, बहुत लेट टूटता है। इसी वजह से कंपैरेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग जो होती है इलास्टिक मटेरियल्स होती है, ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कंस्ट्रक्शंस के लिए भी जो इस्तेमाल करते हैं, जो मेटल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इलास्टिक मटेरियल से बने हुए रहते हैं। यस माय डियर चिल्ड्रन, ऐसे में सोचना कि आपके कपड़ों पे जो इलास्टिक होती है वो इलास्टिक ही होता है, या फिर रबर बैंड जो होती है वही सिर्फ इलास्टिक होता है। नो, दे आर ओनली वन एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल्स। आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो भी मेटल्स यूज करते हैं, कॉन्क्रीट यूज करते हैं, एवरीथिंग इज इलास्टिक, एवरीथिंग। इसी वजह से गर्मी के मौसम में वो सारे के सारे कॉन्क्रीट जो है वो एक्सपांड होते हैं, और ठंडी के मौसम में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का एक्चुअली जगह लगता है। इसी वजह से कंक्रीट रोड पे भी अगर आप देखेंगे ना, एक सर्टेन पैच के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है, छोटा सा गैप होता है। वो गैप क्यों होता है? आप सोचोगे यार ठीक से काम नहीं करते ये लोग, गैप छोड़ के रखा है। नो, इट इज एक्चुअली लेफ्ट इन पर्पस। व्हाई इज इट लेफ्ट इन पर्पस? बिकॉज गर्मी के मौसम में जब एक्सपांशन होता है तो एक्सपांड होने के लिए जगह होना चाहिए। अगर आपने जगह नहीं दिया तो क्या होगा, एक्सपांड ऊपर की तरफ हो जाएगा, फिर रोड के ऊपर आ जाएगा, फिर रोड पे खाली फुकट इर्रेगुलरिटीज दिखाई देंगे। ये इर्रेगुलरिटीज ना दिखाई देने के लिए वो लोग थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। ये रेलवे ट्रैक पे भी होता है। अगर आप रेलवे ट्रैक को भी क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे चलते चलते, तो रेलवे ट्रैक पे भी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, ट्रैक के बाद एक छोटा सा गैप होता है, वापस ट्रैक लगता है, वापस थोड़ा सा गैप होता है। तो ये गैप क्यों देते हैं? सेम स्टोरी, गर्मी के मौसम में रेलवे ट्रैक को एक्सपांड होने के लिए। सो एक्सपांड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक्सपांशन के बाद वापस पुराने शेप में कॉन्ट्रैक्ट होकर आ रही है। मतलब वो सारे के सारे मटेरियल्स इलास्टिक मटेरियल्स है माय डियर चिल्ड्रन। यस, elastic materials are the strongest materials. In this chapter we are going to learn in detail about elasticity. Okay, so my dear children, before going further I would like you guys to please note it down, pause the video and make a note of it. So I believe लिख लिया है आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर चिल्ड्रन। सी, आगे बढ़ने के पहले मैं आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो आप लोगों को ये चैप्टर में काफी यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है डिफॉर्मेशन। ओके, डिफॉर्मेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? खुद को डिफॉर्म करना, मतलब खुद को चेंज करना। ओके, डिफॉर्मेशन मतलब अभी आपने अगर फोर्स अप्लाई किया, तो बेसिकली जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके रिजल्ट में ये जो है अपना जो भी मटेरियल है वो अपने आप को चेंज करेगा। कैसे चेंज करता है? बेसिकली सी, मान लीजिए आपके पास अगर ऐसा एक वायर है, ओके, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज्ड है, ओके, टोटल 9 या 10 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर। सो ये 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज्ड है। आप एक काम कीजिए, इसको खींचने की कोशिश करना। ओके, फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करना। फोर्स अप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा? ये मटेरियल स्ट्रेच हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? इसका थिकनेस कम हो जाएगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? बेसिकली ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे रीअरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट, मतलब क्या होगा? ये ऊपर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स खुद होके थोड़ा सा स्ट्रेच होके ऐसा इस तरह रीअरेंज करेंगे कि यहाँ पर इसका लेंथ ज्यादा दिखाई देगा और इसका थिकनेस कम दिखाई देगा। ओके, सो this thing whatever is happening is called as deformation. Okay, so deformation is nothing but a process where the molecules rearrange themselves to change the shape of this object, of this material. Okay, and this deformation happens only when you apply the force. Okay, the force which you apply for the deformation to happen is called as deforming force. So deforming force क्या होता है? वो फोर्स जो आप अप्लाई करते हो इन बॉडीज को डिफॉर्म होने के लिए। अब ये डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हो फोर्स, डिफॉर्मेशन मतलब जो चेंजेस हो रही है। चेंजेस तो इलास्टिक में भी होती है, प्लास्टिक में भी होती है, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लास्टिक वापस अपना पुराना शेप ऑक्यूपाई नहीं करती है, लेकिन इलास्टिक अपने पुराने शेप में आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज what is the, like I'm going to explain what is the reason of this elastic behavior. Basically क्या होता है? इलास्टिक मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मेमोरी होता है। मतलब आपने अगर फोर्सफुली उस मॉलिक्यूल्स का, बेसिकली जब आप खींचते हो तो मॉलिक्यूल्स के पोजीशन को आप चेंज कर रहे हो, बट मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मेमोरी छुपा होता है कि मॉलिक्यूल्स
कहाँ पर थे इनिशियली, ये मेमोरी उनके दिमाग के अंदर होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है। तो ये मेमोरी को फॉलो करते हुए मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यस, molecules in elastic objects will try to go back to its original position. This is the reason why elastic materials will come back to its original shape. Okay, and that is the reason why this elasticity occurs. So हम इसको एक मतलब फोर्स के टर्म्स में जब हम लोग बात करते हैं, बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स खुद के अंदर एक नया फोर्स जनरेट करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को डिफॉर्मिंग फोर्स ने इस तरफ खींचा तो मॉलिक्यूल इस तरफ आएगा, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एक नया फोर्स वो खुद होकर जनरेट करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों जनरेट करेगा? ताकि वो अपने पुराने पोजीशन पे रीस्टोर हो। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर फोर्स जो उसके अंदर उसने खुद ने जनरेट करके रखा है, उस फोर्स को हम लोग बुलाते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। सो दिस इज अनदर टर्मिनोलॉजी व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, रीस्टोरिंग फोर्स। सो ये रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा एक फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स खुद के अंदर जनरेट करता है। कब जनरेट करता है? जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो आप। सो आप जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वो खुद के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड सेम होने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर के अंदर मेजरली हम लोग 3 टाइप के डिफॉर्मेशन के बारे में सीखने वाले हैं। एक, द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन जो हम लोग सीखने वाले, दैट विल बी द चेंज इन लेंथ कैसे चेंज होना है इसके बारे में सीखेंगे। द सेकंड टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे चेंज इन वॉल्यूम के बारे में। थर्ड टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन जो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं, दैट विल बी चेंज इन शेप। ये 3 टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। सो आई बिलीव आज के वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया, ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया, ये आपके दिमाग में एकदम फीड हो गया करके मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बच्चे लोग फिर ये जस्ट एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग ने बेसिकली सीखा इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्यों होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्या होता है, रिस्टोरिंग क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के डिफॉर्मेशन सीखने वाले, ये सारी चीज़ें बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो मैं आप लोगों को और इन डिटेल बताऊंगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर इलास्टिसिटी चैप्टर में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बारे में इन डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।